नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के निकलने का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से सभी की सांसें एक तरह से अटकी हैं। कभी सरिया तो कभी पत्थर आ जाने से ड्रिलिंग रोकनी पड़ रही है। शुक्रवार को 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से पता चला है कि अगले 5 मीटर तक कोई बड़े मेटल के बाधा ना बनने की संभावना है। अगर सब ठीक रहा तो मजदूरों तक पहुंचने के लिए 2 और पाइप को पुश करना बाकी होगा। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने आज मॉक ड्रिल भी कर ली। सुरंग में फंसे मजदूरों को नाश्ते में आज दलिया और फल भेजे गए। दोपहर में दाल और चावल भेजे गए थे। तो सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन बेहाल हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकल आएं। हमारे मजदूरों जो फंसे हैं वो सही सलामत बाहर आ जाए। देखिए, हम लोग एक मजदूर हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। हमारे मजदूरों को घर पहुंचाए, यही हम लोग हम दुआ मांगते हैं और ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी तरह किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना घटे। क्या सूचना मिलता है न्यूज में देखते हैं, वही सूचना मिलता है कि अब होगा। बस आज शाम से हो रहा है तो कल हो रहा है, यही सूचना मिल रहा है। और क्या मिलेगा, कब निकलेगा ये तो पूरा डिटेल पता ही नहीं चल रहा है कि आज निकल ही जाएगा। तो शाम होता है तो बोलेगा सुबह तक निकल जाएगा, सुबह होता है तो बोलता है फिर शाम तक निकल जाएगा। यही सवासन हम लोग को मिल रहा है। तो आइए ताज़ा अपडेट के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी किशोर रावत के पास। किशोर, इस समय क्या स्थिति, क्या अपडेट, मजदूर कब निकल रहे हैं? चलिए कोशिश करते हैं, किशोर रावत से बात करेंगे, अपने सहयोगी से जो लगातार इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। ये बहुत ही अहम समय है, किसी भी पल हमारे जो मजदूर हैं वो आ सकते हैं। हालांकि बीच बीच में बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब बाधाओं को पार किया गया है और इंतज़ार भी है। मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, तमाम लोग दौरे भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि सुरक्षित और जल्द से जल्द हमारे मजदूर बाहर निकल कर आएँ और समय का दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार यही है, क्योंकि आज का दिन तय है कि जब हमारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकल कर आएंगे। और ये हम देख सकते हैं किस तरह से एक मॉक ड्रिल भी की एनडीआरएफ ने, किस तरह से उनको निकाला जाएगा। जी किशोर, क्या स्थिति, क्या अपडेट वहां से? फिलहाल अभी अपडेट तो यही है कि ऑगर मशीन दोबारा स्टार्ट हुई थी। 2.2 तक जाने के बाद वो कुछ हडल्स आ गए थे स्टील के, उसको फिर से कटिंग की जा रही है। फिर से आए थे, उनको फिर स्टार्ट किया, फिर एक हडल्स आया था। तो फिलहाल अभी वो धीरे धीरे चला के देखा उन्होंने, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने काम रोका हुआ। पहले वो स्टील का जो ऑब्स्टिकल आ रखा था उसको कटिंग कर रहे हैं। चूँकि अब जो सिचुएशन है, यानी अब जो फासला है बेहद कम है, लेकिन उसमें स्टील के जो सरिये हो गए या फिर और बड़े पाइप है, उस आने की संभावना है। जिस तरीके से ब्रीफिंग में ऑफिशियल्स ने कहा था कि उन्होंने जीपीआर के ज़रिए पता लगाया कि नहीं है, लेकिन शायद उनकी वो जो बात थी वो कहीं, क्योंकि स्टील आ गया तो वो शायद अब ये दोबारा से चेक किया जा रहा है कि इसको बीच में हडल्स आए नहीं। फिर से ऑफिशियल्स और कुछ एक्सपर्ट्स अंदर गए हैं और वो चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल काम रुका हुआ है। 2.2 यानी 6.8 के बाद 2.2 मीटर दोबारा से ड्रिल किया गया, लेकिन अभी फ़िलहाल काम रुका हुआ है। उम्मीद ये की जा रही है कि वो स्टील का जो हडल था उसको कट कर दिया गया है और अभी फिर से एक बार दोबारा से स्टार्ट करके वो देखेंगे कि दोबारा से कोई आगे कोई ऑब्स्टिकल स्टील या पाइप का नहीं आया है तो फिर उसको दोबारा चलाएंगे। लेकिन संभवतः अब बहुत कम फासला ले गया है, इसलिए वो 1-1 इंच और 1-1 फीट सोच समझ के चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर, आप वहाँ पर नज़र बनाए रखें। धन्यवाद आपका। तो आइए न्यूज़ 8 में आगे बढ़ते हैं। राजौरी में आतंकवादियों से हुए एनकाउंटर में 5 सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया और देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के कैप्टन MB प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता,
हवलदार अब्दुल मजीद, लांस नायक संजय बिष्ट, पैराट्रूपर सचिन लौर को आज नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। राजौरी के घने जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। 2 दिन से ज़्यादा चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी भी था। और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं राजौरी से हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। ये हवलदार अब्दुल मजीद का आखिरी सफ़र है और यहाँ के सैकड़ों लोग इसको आखिरी वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। उनको यहाँ दफन किया जा रहा है फुल मिलिट्री ऑनर के साथ। हवलदार अब्दुल मजीद 9 पैरा के एक कमांडो थे, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो थे, जिन्हें आर्मी के मुताबिक बहादुरी से लड़ के उन मिलिटेंटों को मारा जो पाकिस्तान से आए। हम यहाँ हैं हवलदार अब्दुल मजीद के आबाई गांव जिसका नाम है अजोट। अजोट बिल्कुल नज़दीक है नियंत्रण रेखा के। अंदाज़ा कीजिए कोई पाकिस्तान से आता है, इनकाउंटर करता है, अटैक करता है, यहाँ का सन ऑफ द सॉइल, यहाँ का नौजवान फ़ौजी उसके ख़िलाफ़ उठता है और उससे मार गिराता है। यही है इस मिलिटेंसी की हकीकत कि यहाँ के लोग कुर्बानियाँ देते हैं, सिविलियंस हों, फॉलिजर्स हों, पुलिसमैन हों, और ये पिछले 30-33 साल से होता आ रहा है। और इस इलाके ने बिल्कुल मिलिटेंसी का खात्मा किया था 2003 के आसपास, लेकिन 2021 में बिल्कुल दोबारा मिलिटेंसी ने अपना सर उठाया। मेरे साथ हैं हवलदार अब्दुल मजीद के रिश्तेदार। आप बताएं, आप क्या लगते हैं? जी, अब्दुल मजीद मेरा दामाद है। आपके दामाद। दामाद। तो आप बताएं क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँ कि जो जज्बा अब्दुल मजीद का था वो सब में होना चाहिए जी, जिसके खातिर उसने अपनी जान दी है जी। इसके अलावा ये कहूँगा कि जो हमारा ये पड़ोसी है, जो हर वक्त हमारा कोई भी आदमी, क्या सिविलियन हो क्या फौजी हो, इससे महफूज नहीं। कितने मेरे इलाके में, मैं इलाके का चौकीदार भी तो मेरे इलाके में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी सिविलियन ने दी, अपने ज़मीन में, अपने खेतों में, बॉर्डर में, अपने फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे इलाके के लोग चलते रहे। जी जी। आपका शुभ नाम? मीर मोहम्मद। तो आपको जाहिर सी बात है दुख हुआ होगा, आपका दामाद इसमें। जो तो आप जानते हैं, दुख का कोई हो सकता है, कोई सीमा हो सकती है, जिसका दामाद जाए, जिसका परिवार, जिसकी बच्ची बेवा हो, उसके छोटी बच्ची या खूनी रिश्ता भी है, तो उसके दिल में क्या बीती है। मैं बस मेरा इतना ही। आपने हमें बताया कि आप बड़े फ़ख्र है आपको, उससे पहले आप ये फ़ख्र है मुझे कि अपनी कुर्बानी देश की खातिर उन्होंने दी है, ये फ़ख्र है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ताओं से कड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा है कि बिना सबूत आरोप कैसे लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से ये भी पूछा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत है। इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि सबूत हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जिस पर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए थे। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की है और याचिकाकर्ताओं पर ही बड़े और कड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेबी को जांच के लिए कहा था और एक्सपर्ट पैनल भी बनाया था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में कोई सामग्री होनी चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल होना चाहिए जिसको देखकर ये सुप्रीम कोर्ट कह सके कि आगे की जांच ज़रूरी है, या फिर सेबी की जांच पर सवाल उठा सके, या इसको ये कहा जा सके कि एसआईटी की जांच ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच है, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उसने पूरे मामले में अपना फैसला भी सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण पर बड़े सवाल उठाए और कहा है कि खाली मीडिया में खबर छप जाना, अखबारों की खबर को सच नहीं माना जा सकता, एक तरीके से भ्रम सच्चाई नहीं मानी जा सकती, पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता,
उसके लिए कोई सामग्री होनी चाहिए, कोई सबूत भी होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में पत्रकारों को ये नहीं कह रहे हैं कि खबर गलत है, लेकिन पत्रकारों की जो जिम्मेदारी जवाबदेही उस तरह की कानूनी नहीं होती जिस तरह अदालत में सेबी जैसी वैधानिक संस्था को, वैधानिक निकाय को खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने प्रशांत भूषण पर बड़ी बात यह भी कही कि कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनके सदस्यों पर जो सवाल उठाए गए थे कि एक सदस्य वकील के तौर पर अडानी ग्रुप के लिए 2006 में अपीयर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, सावधान रहना चाहिए ऐसे आरोप लगाते समय। अगर ये बात होगी तो फिर कोई भी जो आरोपी के लिए जो वकील पेश होता है उसे जज नहीं बनाया जा सकेगा। वकील के तौर पर पेश होना मुवक्किल के लिए उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे किसी कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। और ये जो सदस्य हैं ये पहले भी कई कमेटी में रह चुके हैं। OCCRP को लेकर भी जो दावे किए गए थे उसकी रिपोर्ट को लेकर उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए कोई तथ्य होने चाहिए, कोई सबूत होने चाहिए, उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ सकती है। सिर्फ खाली रिपोर्ट को ही सच नहीं माना जा सकता है, ये बड़ी बात कही है। यहाँ पर सेबी ने कहा है कि उसे और वक्त नहीं चाहिए, लेकिन तुषार मेहता जो उनके लिए अपीयर हुए उन्होंने बड़ी बातें यहाँ पर की हैं। उन्होंने कहा कि अब एक ट्रेंड यहाँ पर चल पड़ा है कि विदेशों में आप खबर पब्लिश करवाइए और फिर देश की, भारत में जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित करिए। तो चुनावी दिनों में कैश और शराब की बरामदगी हुई है। 5 चुनावी राज्यों में बड़े पैमाने पर कैश और शराब बरामद हुए। चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी है। 5 राज्यों में 1760 करोड़ के कैश और चीज़ों की बरामदगी हुई है। 2018 के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा ये बरामदगी बताई जा रही है। बरामदगी के मामले में तेलंगाना और राजस्थान सबसे ऊपर हैं। तो अगर तेलंगाना की बात करें और आपको बता दें, कुल 659 करोड़ की बरामदगी, ये चुनाव आयोग ने जिस तरह से बताया ये वो है। और आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं किस तरह से 659 करोड़ की बरामदगी हुई है तेलंगाना में। 225 करोड़ कैश बरामद हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 191 करोड़ के सोना चांदी, 130 करोड़ के ड्रग्स और 86 करोड़ की शराब, 52 करोड़ का अन्य सामान। उधर राजस्थान में आपको बता दें कुल बरामदगी 650 करोड़ की, कैश 93 करोड़, सोना चांदी 73 करोड़, शराब 51 करोड़, ड्रग्स 91 करोड़, अन्य सामान 341 करोड़। और मध्य प्रदेश की बात है तो कैश 33 करोड़, सोना चांदी 84 करोड़, शराब 69 करोड़, ड्रग्स 15 करोड़, अन्य सामान 120 करोड़। छत्तीसगढ़ में कैश 20 करोड़, सोना चांदी 20 करोड़, शराब 69 करोड़, ड्रग्स 4.5 करोड़, अन्य सामान 26 करोड़। और मिजोरम में भी आपको बता दें ड्रग्स मिजोरम में ड्रग्स 30 करोड़, शराब 5 करोड़ और अन्य सामान 15 करोड़ मिले। इस्राएल और हमास के बीच 49 दिन की जंग के बाद 4 दिन का युद्ध विराम शुरू हो गया है। गजा में 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद इस्राएल ने 4 दिन के लिए हमले बंद कर दिए हैं। हालांकि इस्राएल ने साफ किया है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद इस्राएल और हमास युद्ध विराम के लिए राज़ी हुए थे। और अहम खबर यह है इस समय कि हमास ने 13 बंधकों को रिहा कर दिया है और उन्हें रेड क्रॉस को सौंप दिया है। ये बंधक रफा चेक पॉइंट के रास्ते में हैं। इसके साथ ही हमास ने थाईलैंड के 12 बंधकों को भी रिहा कर दिया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है।
और यही अपने आप में समय की अहम खबर है कि जो युद्धबंदी हैं उनको किस तरह से रिहाई होती। तो अब ये प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई है। 25 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। इनमें 12 बंधक थाईलैंड के हैं और थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। नमस्कार। लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।